हाय स्टूडेंट्स, केडिसन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है भाई, तो बेटे आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो आपका एग्ज़ाम है इसमें आपकी तैयारी अच्छी होगी, ये कुछ बच्चों की तैयारी नहीं भी होगी, वो संशय में होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है इसमें समय कम मिला है पढ़ने का। कुछ बच्चों ने सोचा कि अभी एग्ज़ाम थोड़ा लेट होंगे तो अभी आगे कर लेंगे तैयारी, लेकिन एकदम से एग्ज़ाम आ गए, सीसीएस ने एकदम एग्ज़ाम को डिक्लेयर कर दिया तो बच्चों को थोड़ा झटका लगा होगा, तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मान लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है तो डरना नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप लोगों को क्या करना है, तैयारी कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास जो बुक है इसमें दो पार्ट है, एक तो क्वांटम यांत्रिकी है और एक है विश्लेषणात्मक तकनीकी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि अब तक जितने भी पार्ट आपने पढ़े हैं उनमें थोड़ा अलग हटके है। विश्लेषणात्मक तकनीकी जो है ये पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास होती है उसे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो नहीं होती हैं उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बट आपने क्वांटम यांत्रिकी जो है ये कई बार पढ़ रखा है, ठीक है, 11th में भी पढ़ा होगा और भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ पार्ट इसका आया था। तो चलिए, कॉमन बात क्या है, तो पहले पार्ट से तो आप डर नहीं रहे होंगे, सेकंड पार्ट से डर रहे होंगे। तो मैं सेकंड पार्ट के भी क्वेश्चन बता के चलूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से वो पूछता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में अगर बात करूँ, देखो मैंने यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया है क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं 3 घंटे की वीडियो बनाऊँ या 2 घंटे की वीडियो बनाऊँ, आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को समझ लेंगे किस तरीके से पूछा जाएगा और अपने नोट्स से, मॉडल से, किसी चीज़ से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि अभी पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न की व्याख्या करो, ठीक है बेटा। तो निम्न की व्याख्या करने में मतलब कि मैंने यहाँ क्वेश्चन को पार्ट में नहीं बांटा है कि वेरी शॉर्ट है या वेरी लॉन्ग है, ठीक है। मैंने इस तरह से क्वेश्चन दिया क्योंकि पहली बात तो मैं बता दूं, पेपर की कभी भी तैयारी करो आप लोग तो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करो तो शॉर्ट तो अपने आप ही उससे निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो अपने आप तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला टर्म्स है हमारा रेडियल व कोणीय तरंग फलन क्या है, ठीक है बेटा। रेडियल व कोणीय तरंग फलन क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से है, ठीक है ना। जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास एस पी, ठीक है ना, डी और क्या एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि ग्राफ इस तरह का पढ़ा होगा कि जो एस ऑर्बिटल होता है लाइक दिस 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, तो इसमें नोडल प्लेन की संख्या कितनी होती है, तो इस प्रकार से आपने कर्व खींचा होगा एक, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको याद आ रहा होगा, इस तरह का कर्व आपने देखा होगा, तो ये वहाँ से इसी चीज़ का वर्णन करना है, तो आप लोग इसे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हमारा आता है पोली का अवर्जन सिद्धांत, ठीक है बेटा। पोली का अवर्जन सिद्धांत कब है, जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा पोली का अवर्जन सिद्धांत। ये किससे रिलेटेड है भैया, हमारा क्वांटम संख्या से रिलेटेड है। किससे है भैया, क्वांटम संख्या से रिलेटेड है, क्वांटम नंबर बोल देते हैं हम लोग। तो क्वांटम संख्या से रिलेटेड है। क्वांटम संख्या आप लोग जानती हैं 4 प्रकार की होती हैं, NLMS, ठीक है, मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। वहाँ से आप लोग क्वांटम संख्या पर भी एक बार नज़र मार लेंगे क्योंकि क्वांटम संख्या पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बियर एवं लैम्बर्ट के नियम की व्याख्या करो या बियर एवं लैम्बर्ट के नियम को समझाइए। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 प्रकार से पूछ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कॉमन कह रहा हूँ, पेपर में आएगा ही आएगा भाई, श्योर है। या तो पूछ सकता है केवल बियर का नियम हमसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है लैम्बर्ट का नियम। कभी कभी ऐसा होता है दोनों को मिलाकर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कॉमन इसे भी आप लोग क्लियर करेंगे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, याद रखना भाई, पेपर में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है N+1 के नियम की व्याख्या करो, ठीक है बेटा। अब N+1 यहाँ पर देखना, कैपिटल N और +1 दिया है मैंने, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है आपका, और मैं कहूँ तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये किससे है भैया हमारा, ये हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, और इसमें हम लोग जो पता लगाएंगे प्रोटॉन के सिग्नल की पीक्स कितनी बनेगी उसके बारे में हम पता लगाते हैं, किससे, N+1 से, ठीक है। वहाँ पर सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट,
है ना, क्वाड्रेट ये आएंगे, देख लेंगे वहाँ पर। एक बात और भी कॉमन याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी होता क्या है n+l का रूल, ध्यान रखना। n+l और n+1 ये अलग अलग है, दोनों में डिफरेंट है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स से है। n+l का रूल हम लोग जब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो उस कक्षक की एनर्जी को लिए हम लोग n+l का रूल लगाते हैं। n हमारी होती है मुख्य क्वांटम संख्या, l होती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो उसकी एनर्जी देखते हैं किसकी कम है किसकी ज़्यादा, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, ठीक है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, ऐसे टिप्पणी में क्वेश्चन शॉर्ट में भी दे सकता है, वेरी शॉर्ट में भी दे सकता है, ठीक है, ध्यान देना। तो पहले बोल रहा है स्टीफन वोल्टजमैन नियम, ठीक है ना। तो स्टीफन वोल्टजमैन नियम जो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स से है। अगर मैं बात करूँ तो ये प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी से है, वहाँ से इसको कवर करेंगे। और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इस बार पेपर में इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला टर्म्स आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आपने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, पहले भी कई बार पढ़ा है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते भी हैं, गतिशील कण की स्थिति संवेग को एक साथ यथार्थपूर्व मतलब शुद्धतापूर्वक निर्धारित नहीं कर सकते, वही ये नियम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दे ब्रोगली सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वे बताइए किस प्रकार से दी ब्रोगली समीकरण फोटोन और पदार्थ के कणों के लिए प्रयुक्त की जाती है। बेटे दे ब्रोगली सिद्धांत जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स से ही है हमारा, हमने पढ़ा है लैम्डा बराबर h/p, या ये हमने समीकरण पढ़ी है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण। कभी कभी क्या कराता है, इसके डेरिवेशन करा लेता है, इसकी व्युत्पत्ति करा लेता है, तो ध्यान देना। तो इसकी व्युत्पत्ति भी आप क्लियर कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न यौगिकों में कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। H मतलब प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, मान लो आपको एक अणुसूत्र दे देगा और उसमें पूछेगा कितने प्रकार के इसमें प्रोटॉन उपस्थित हैं, ठीक है। कॉमन यहाँ पर ध्यान देखो, एक CH3 आ रहा है, एक CH3 आ रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ अभी। यहाँ पर कितने CH3 हैं, दो सेम CH3 हैं यहाँ पर, ये एक अलग टाइप का CH2 है। तो जहाँ सेम होते हैं मिथाइल मिथाइल मतलब इन्हें मैं एक काउंट सेम गिनती दे दूँ, और ये एक अलग टाइप का, तो मैं यहाँ से कॉमन कहूँगा कि यहाँ पर जो है दो प्रकार के प्रोटॉन होंगे, ए और बी, ठीक है ना, क्योंकि ए समान हो गए तो कितने प्रोटॉन होंगे इसमें, दो प्रोटॉन उपस्थित होंगे। लेकिन C6H5NO2 में पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी रिंग बनानी होगी, और रिंग बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर ये रिंग बॉन्ड बॉन्ड और ये NO2, ठीक है। अब इस पोजीशन में ध्यान देना है हमें। तो कार्बन में यहाँ पर क्या होगा, एक भी H नहीं होगा। अब इसमें दो ऑर्था पोजीशन होती हैं, एक दो, और दो ही क्या होती हैं इसमें मेटा पोजीशन होती हैं, और एक होती है इसमें पैरा पोजीशन, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑर्था तो सेम हो गई, दो मेटा सेम हो गई, एक पैरा, तो मतलब 1 2 3 कितने प्रोटॉन होंगे इसमें, 3 प्रोटॉन इसमें उपस्थित होंगे, ध्यान देना, ठीक है। अगर यहाँ पर NO2 की जगह NH2 आ जाता तो 4 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन और बढ़ जाता, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के PMR स्पेक्ट्रम का या PMR स्पेक्ट्रा का वर्णन करो। कभी कभी वो PMR ना पूछ कर क्या पूछ लेता है, NMR पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भैया, NMR पूछ लेता है। लाइक दिस एथिल ब्रोमाइड में पूछ सकता है, एथेनॉल में पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है वो किस में पूछ सकता है भैया, एसीटोन में पूछ सकता है, एस्टेलेट में पूछ सकता है, ठीक है, किसी में पूछ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। PMR स्पेक्ट्रा के लिए आपको ग्राफ देखने होंगे जो उस पर बताएंगे क्या भैया हमें पीक के बारे में, इस तरह से हम लोग कितनी वो पीक बनाएगा इस तरह से बताएगा, या फिर छोटी बनाएगा बड़ी बनाएगा, मतलब कि सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट्स के माध्यम से हम लोग उनके अंदर से क्या लगाते हैं, पीक का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, एक क्वेश्चन श्योर है भाई, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार पूछा जाए ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक यौगिक दिया है और इसके लिए क्या पूछ रहा है, अवशोषण के लिए अधिकतम लैम्डा मैक्स का मान पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को आप जब क्लियर कर पाएंगे जब आपको वुडवर्थ नियम पता होगा। तो वुडवर्थ नियम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये देखना है कि किस के लिए लैम्डा मैक्स का मान कितना होता है। उसके लिए एक टेबल दे रखी है आपकी बुक्स में, कोई भी बुक्स उठा लो आप लोग, ठीक है ना, या नोट्स उठा लो, उसमें सब में टेबल दी होगी किसके लिए कितने लैम्डा मैक्स मान की क्या होती है, वृद्धि या क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है।
तो एक मिनट जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा भी है, कीटोन, मतलब आई मीन CO है, ठीक है। इसमें जस्ट ये वाला कार्बन जो होता है ये अल्फा होता है और ये वाला बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा में ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, असंतृप्त आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर। तो कोर क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, और इसके लिए कंडीशन होती है लैम्डा मैक्सिमम मान कितना होता है, प्लस का 215 नैनोमीटर होता है। अब यदि अल्फा स्थिति पर क्या जाए, एक एल्किल समूह आ जाए, क्या जाए भैया, एक एल्किल समूह आ जाए, तो उसके लिए 10 नैनोमीटर की वृद्धि होगी। लेकिन यदि एल्किल समूह बीटा पे आ रहा हो तो कितने की भैया, 12 नैनोमीटर की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 और एक 2, तो कुल मिला के यहाँ से 12 दूनी 24 नैनोमीटर हो गई। बाकी इसमें कोई और ग्रुप नहीं है, एल्कोहलिक, एल्डिहाइड वगैरह, तो इसके लिए अन्य प्रभाव क्या है, यहाँ पर शून्य है। टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 249 नैनोमीटर क्या जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम का मान आ जाएगा। तो बेटे मैं बता रहा हूँ, इसको तो आप तभी तैयार कर सकते हैं जब आपने वुडवर्थ नियम को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या भैया, निम्न पदों की व्याख्या करो। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जा सकता है। यहाँ पर है वर्णमूलक, वर्णवर्धक और स्पेक्ट्रमी स्थानांतरण, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक शिफ्ट, ठीक है। तो वर्णमूलक, वर्णवर्धक जो है, वर्णमूलक और वर्णवर्धक और स्पेक्ट्रमी स्थानांतरण मैं बता दूं आपको, ये किससे है भैया, हमारा UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। एक बात और ध्यान रखना, अगर जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे बहुत आसान है। स्पेक्ट्रमी स्थानांतरण की जो शिफ्ट है, इसमें कई सारी शिफ्ट है, कभी कभी उस शिफ्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अब अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरह का क्वेश्चन ने पूछ लेगा, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और उसमें निम्न पदों का वर्णन करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, श्रोडिंजर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और इसमें साइन और साइन स्क्वायर के भौतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भाई आएगा, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपसे कहूँ इसका डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन भाई कैसे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। तो इसको तैयार करने से कभी मत चूकना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में आ जाएगा, ठीक है। श्रोडिंजर समीकरण की उत्पत्ति को आप लोग किसी टेक्स्ट बुक से तैयार करो तो बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रोमेटोग्राफी से क्या तात्पर्य है, क्रोमेटोग्राफी के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है भैया, लास्ट यूनिट है हमारी, पृथक्करण विधियाँ या सेपरेशन टेक्निक्स है, तो उसी से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थियोरटिकल्स भी है, तो थियोरटिकल क्वेश्चन का मैटर ऐसा होता है, थोड़ा रीड कर लेते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको कंटेस्ट करेंगे, बिल्कुल एक बार रीड कर लो उसकी मेन हेडिंग, तो आपको इतना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर पहले ही। तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढने में आसानी होगी, मैं चैप्टर भी बता के चल रहा हूँ आपको। तो पहला टर्म्स इसमें हुक का नियम, दूसरा चयन नियम, तीसरा है फिंगरप्रिंट क्षेत्र। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे वो, इसको वो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है, अलग अलग पॉइंट बना के, ठीक है ना। तो आप लोग इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से तैयार कर लेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन एक तरह से और पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आणविक कंपनों और अवरक्त स्पेक्ट्रम के बहुपरमाणु अणुओं में कंपन की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से निम्न बिंदुओं को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, तनन, बंकन, संदोलन, कर्तरियन, व्यावर्तन और अभिदोलन, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, रॉकिंग, ठीक है ना, स्कोरिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग क्या है। कभी कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन में इन सभी के बारे में पूछ लेता है, या फिर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, ठीक है ना। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार से क्या करना है भैया, वर्णन करना है। तो देखो भाई रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपका, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया है, क्योंकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब पहले जो सेमेस्टर नहीं थी, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार इसमें भैया सेमेस्टर में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं
छोटे छोटे टर्म्स हैं कुछ, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है, किस पे आ जाता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और ये नॉर्मल आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक MOT से भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, छोटा सा टर्म्स है जो आपने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो थोड़ी सी नज़र मार लेंगे उस पर, क्योंकि तुम्हें याद आ जाएगा। पहला वो टर्म्स है, MOT से कोई क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। और 2 इसमें फिजिक्स से रिलेटेड नियम आते हैं, जैसे वीन का विस्थापन नियम है, ठीक है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ये आपको खुद भी तैयार होगा, क्योंकि इसे आपने कई बार पढ़ लिया है फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आती है कि हमें तैयारी जो करनी है उस स्तर पर तैयारी करनी है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाए। अच्छा चलो, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यदि मान लो आपकी तैयारी नहीं है अब तक, आप बस फर्स्ट टाइम पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर सेमेस्टर दे के आएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको टिक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको देख लेना है टोटल यूनिट कितनी है, ठीक है ना। आपको शायद 8 यूनिट मिलेंगी इसमें, लास्ट की 2 यूनिट छोड़ दीजिए, आप 6 यूनिट ध्यान से और अच्छे से तैयार कीजिएगा। और उसमें भी जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपसे तैयार नहीं हो रहा है, तो उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको पेपर की ट्रिक, वही तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ट्रिक बताइए भाई, अब आप फुल नंबर भी लाएंगे, तो देखो ये तो होगा नहीं। ट्रिक से तो इतना है कि आप पासिंग मार्क्स से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेल नहीं होंगे, पासिंग मार्क्स से अच्छे नंबर आएंगे। आप लास्ट की 2 यूनिट छोड़ दीजिएगा, उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, शुरू की 6 यूनिट तैयार कर लीजिएगा अगर आपके अंदर हौसला है। और बाकी तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।